अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशंस फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। एग्ज़ाम्स आर वेरी क्लोज्ड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ गए, डिटेल भी और शॉर्ट भी। और इससे पहले हमने कल ही इस चैप्टर नंबर 4 की इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस की हैं। उस वीडियो में जाके आप MCQs देख लीजिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और MCQs को टारगेट करना है, बार बार हम अपनी वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि 40-42 के करीब MCQs हैं सिर्फ, तो उसको निगलेक्ट नहीं कीजिएगा। पता चला आप डिटेल में चले गए। बहरहाल डिटेल क्वेश्चन से पहले देख लें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है डिटेल में आ सकता है वो है व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया एंगल थीटा पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। तो आपको पता है ना 5 एक्सप्रेशंस होते हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, मैक्सिमम हाइट अटेंड का फार्मूला, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला। 5 एक्सप्रेशन और मैं 3 एक्सप्रेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप पूछ सकते हैं आपसे इम्तिहान में। और दूसरा, क्योंकि चैप्टर 4 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, प्रोजेक्टाइल मोशन पर और एंगुलर मोशन पर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिटेल क्वेश्चन में वो है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला ड्राइव करना। सेंटीपिटल फोर्स भी पूछ सकते हैं वो आपसे, वो 2 स्टेप का काम होता है, वो आपने पढ़ा होगा यकीनन। तो बहरहाल यहाँ पे 1 और 2 ये 2 इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन आंसर हैं। और 4 हमने जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिए हैं, जिसके अंदर प्रूफ डेट V इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा। इसका प्रूफ देख लीजिएगा। इसकी वीडियो शायद अपलोड कर दी थी या नहीं, मुझे नहीं याद, बहुत पहले जब चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे आपसे, देख लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल है, मार्टर शेल वाला न्यूमेरिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेट द ये प्रोजेक्टाइल मोशन के वाले से। फिर कैलकुलेट द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल फोर्स। एक आदमी है जो कि ग्राउंड पर खड़ा हुआ है इक्वेटर लाइन पर। दुनिया के मोस्टली कंट्री इक्वेटर लाइन पे लाई करते हैं, तो ज़मीन घूम रही है, उसके नतीजे में उसमें भी एक एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स भी होगी। तो उसके लिए फार्मूला और उसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जबकि ज़मीन का रेडियस दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एंगुलर मोशन के हवाले से। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से एक क्वेश्चन और रह गया था, तो मैंने इसको फिर यहाँ लिख दिया। ये अक्सर पूछे हैं, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ़ मैक्सिमम हाइट इज़ 1/3 ऑफ इट्स रेंज। अगर किसी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट उसकी रेंज का 1/3 हो, तो बताइए किस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया। तो छोटी सी डेरिवेशन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो डिटेल में तो हम नहीं डिस्कस कर रहे, वो तो हम कर चुके। अब हमने क्या करना है, ये जो 4 न्यूमेरिकल इनको 1 बाय 1 नोट कर लें आप, और इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें। कैलकुलेटर साथ में रखें, कॉपी साथ में रखें, साथ साथ करें तो और अच्छी बात है, समझें भी और लिखें भी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और अकेलापन भी फील नहीं होगा फिर, क्योंकि अकेले प्रैक्टिस करने में एक बोझ सा रहता है। लेकिन जब आप कंबाइन स्टडी करते हैं अपने दोस्तों के साथ या अपने टीचर्स के साथ, तो फिर एक हारमोनी बन जाती है, रेजोनेंस बन जाता है, जो फिज़िक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 8 में। इम्तिहान में नहीं, वैसे ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब हम जा रहे हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पहला है मार्टर शेल वाला न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है भाई, ये तो प्रूफ है, भी बहुत आसान है। ये है मार्टर शेल वाला न्यूमेरिकल, इसको मिटाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। आप नोट कर लें, मिटा के फिर हमने काम करना है। ओके, इसको भी मिटा देते हैं ताकि बोर्ड बिल्कुल साफ नज़र आए। ठीक है भाई, बोर्ड हमारा लिख लिख के ब्लैकिश होता जा रहा है। चलें, ओके, और इसको साफ़ कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। यस, मार्टर शेल वाला न्यूमेरिकल पहले कर। मार्टर शेल दुश्मन की सरहद पर दुश्मन को फायर करने के लिए मार्टर शेल फायर किया जाता है, उसको तबाह करने के लिए, या उसके ठिकानों पे बमबारी की जाती है। तो मार्टर शेल जो एक तरह का वेपन टूल है, उसको फायर करते हैं किसी तोप या कैनन से। तो मार्टर शेल इज़ फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये टारगेट है, यहाँ ये मार्टर शेल को फायर किया गया। जब फायर करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, पहले मार्टर शेल ऊपर जाएगा, उसके बाद जाके टारगेट को हिट करेगा, तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा। तो आपने ज़ाहिर इसको वेलोसिटी दी होगी V0, जिससे इसको फेंका एंगल थीटा पर, और यहाँ से ये टारगेट था। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने तय किया, रेंज कहलाती है, आप जानते हैं, है ना। कुछ इस टाइप का मामला है। ये टारगेट है, याद रखिए, जिसको फायर किया गया है, और ये इनिशियल पॉइंट है जहाँ पर मार्टर शेल को फेंका गया, जहाँ से। ओके, अब देखें क्या होगा। मार्टर शेल इज़ फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस, यानी टारगेट 500 मीटर की दूरी पर है। तो ये क्या दे दिया, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज आपको दे दी, डेटा बनाए मेरे साथ साथ।
रेंज 500 मीटर, ओके। डिस्टेंस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी दे दी। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी को आप वी आई नहीं लिख देना। हर टॉपिक के अपने वर्ड्स होते हैं, क्वांटिटीज़ के लिए अपने वर्ड्स असाइन किए गए। इनिशियल वेलोसिटी से बात यहाँ वी नॉट है, ये वो वेलोसिटी जिससे इसको आपने फेंका है, वी नॉट से शो करते हैं, डेट इज़ 90 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका। व्हाट इज इट्स मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बताना है, और कम वाला, इसमें एक मैक्सिमम वाला टाइम भी होता है जिसका अनुसार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर है, तो मिनिमम टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, ओके। अब वीडियो 2 हिस्सों में ना बन जाए भाई, वरना फिर परेशानी सी हो जाती है देखने वालों को। मिनिमम टाइम टी डैश, और जी की वैल्यू तो आप जानते ही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। ये आपके सामने सिचुएशन है, देखिए टी डैश चाहिए आपको मिनिमम टाइम। सोल्यूशन में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फार्मूला होता है, बात हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी में सीख रखी है, लेकिन आपको आपके टीचर्स ने बताया होगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला ये होता है 2v0 साइन थीटा अपॉन जी, ये फार्मूला है। थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, पता नहीं है, v0 पता है, जी मालूम है, हमें टी डैश चाहिए, लेकिन चूँकि रुकना पड़ेगा, हमें थीटा नहीं मालूम, इसको इक्वेशन 1 का नाम देके रोक दें। v0 पता है, जी पता है, लेकिन थीटा तक थीटा पता नहीं चलेगा, टोटल टाइम नहीं निकल सकता है कि कितनी देर में आके टारगेट हिट होगा। तो अब टाइम के लिए हम क्या करेंगे, रेंज वाला फार्मूला, थीटा निकालने के लिए रेंज वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फिर दोबारा थ्योरी की तरफ आ जाए। रेंज का फार्मूला ये होता है v0 स्क्वायर, याद करें, अपॉन जी साइन ऑफ, याद आ गया होगा, फार्मूले याद है, ज़िंदगी आसान है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2v0 साइन थीटा अपॉन जी, रेंज का फार्मूला v0 स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। ये 2 फार्मूलों से मसला हल हो जाएगा। हो सकता है एक और की ज़रूरत पड़े। कीमतें लगाएं, कीमतें लगा दें या पहले अलग कर लें, हमें थीटा अलग कर लें, पहले जी को इधर लेकर आएं। जी यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, v0 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 2 थीटा। हमें थीटा अलग करना है, तो v0 स्क्वायर को अब यहाँ भेज दें डिवाइड में, तो r मल्टीप्लाई बाय जी अपॉन, सबसे आसान तरीका भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यही है कि पुट मत करें वैल्यूज़ को, जब तक कि जो मालूम करना है वो अलग ना हो जाए, छान लो उसे। साइन 2 थीटा छान लिया, अब यहाँ r, जी और v0 की वैल्यू पुट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा और परेशानी से आप बच जाएंगे। साइड भी चेंज कर दें, यानी साइन 2 थीटा को आपने लेफ्ट पे लिख लिया, ये भी कर सकते हैं, साइन 2 थीटा लेफ्ट और ये रकम राइट पर। रेंज कितनी है 500, जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय v0 है 90। अब इसको आपने बच्चों की तरह नहीं करना, मैं 7-8 क्लास के बच्चों की तरह। वो किस तरह करेंगे, 90 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 90 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। आपने इसको डायरेक्ट ही एक ही हाथ में कर देना है। यानी देखो किस तरह से होगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 क्या है, चलो कर लेते हैं, इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा हो सके, 4900, तो 90 का स्क्वायर 8100 होगा, ठीक है। 90 का स्क्वायर 90 मल्टीप्लाई बाय 90। अब इसको डिवाइड कर लें, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। 4900 डिवाइडेड बाय 8100, ये आ गया 0.6049, 0.6049 साइन 2 थीटा। अब यहाँ से साइन को उधर भेज देंगे, 2 थीटा को यहीं छोड़ना पड़ेगा, तो साइन वहाँ जाके इन्वर्स में हो जाएगा, जाहिर सी बात है। इसका साइन इन्वर्स ले ले, तो शिफ्ट का बटन दबा के साइन का बटन दबाएं तो उसका साइन इन्वर्स आ जाएगा 37.22। सही है भाई, मिटाना पड़ेगा भाई, मिटा दूँ, मिटाना पड़ेगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आया, 37.22 डिग्री। अब 2 को उधर भेज दें डिवाइड में, तो थीटा निकल आएगा, तो 37.22 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 वहाँ डिवाइड में चला गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 18.61। कितना आया भाई मेरे पास, 18.61 डिग्री के करीब हो गया।
ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, एक ही रेंज दो मुख्तलिफ जावियों पे आती है। पॉइंट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी थीटा ही आया 18.61 डिग्री। आप एक और एंगल मालूम कर सकते हैं जिस पे यही रेंज 500 मीटर की आएगी। तो सेकंड एंगल का फार्मूला क्या है? सेकंड एंगल का फार्मूला ये होता है 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे थीटा को, यानी 90 डिग्री में से थीटा को माइनस कर दें तो सेकंड एंगल निकल आता है जिसमें वही रेंज आती है। तो थीटा कितना 18.61, 90 में से माइनस करें इसको तो देखें क्या होगा, यह आ जाएगा 71.38। कितना आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि दो एंगल ऐसे आ गए कि जिस पे यही रेंज आ रही है। एक एंगल ये वाला है, फ़र्ज़ कर लें छोटा एंगल है 18.61 डिग्री, और एक बड़ा एंगल है उस पर फेंकेंगे तब भी टारगेट हिट हो जाएगा वहीं। ये एंगल कौन सा वाला है? 71.38, बड़ा एंगल, बड़ा वाला एंगल है ये 71.38। फ़र्क किस चीज़ का है? छोटे एंगल पर फेंकेंगे जल्दी पहुंचेगा, मिनिमम टाइम लेगा, बड़े एंगल पर फेंकेंगे तो टाइम मैक्सिमम लेगा। अब यहाँ देखना होगा कि न्यूमेरिकल में मिनिमम टाइम पूछा है या मैक्सिमम। अगर तो मैक्सिमम टाइम पूछा है तो बड़ा एंगल पुट करेंगे, देरी में पहुँचेगा। और अगर मिनिमम टाइम पूछा है, मिनिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, तो छोटा एंगल लेना पड़ेगा ताकि जल्दी टारगेट को हिट कर दे। तो यहाँ पे कौन सा टाइम पूछा था? मिनिमम वाला। तो कौन सा एंगल लेना पड़ेगा आपको? 18.61। तो ये काम एक्स्ट्रा हो गया है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि हो सकता है इम्तिहान में मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लें तो आपको फिर 90 में से माइनस करके बड़ा एंगल निकालना पड़ेगा इस डेट के लिए। फिर ये वैल्यू यहाँ पुट होगी, लेकिन अब ये नहीं पुट होगी बल्कि कौन सी होगी? 18.61। इसको पुट करेंगे यहाँ, पुट इन इक्वेशन 1। ये आपके सामने इक्वेशन 1 मौजूद है, मिटा नहीं रहा मैं से। देखें जहाँ से चले थे वहीं आ गए। नुक्ते की सैर दायरे मार्फत में देख, थी इब्तिदा जहाँ से वही इंतहा हुई। थी इब्तिदा जहाँ से वही, ये आप दायरा बनाते ना है का, जहाँ से चलते हैं वहीं आ जाते हैं। थी इब्तिदा जहाँ से आए थे वहीं चले गए, वही इंतहा हुई। टी डैश इज इक्वल टू वी नॉट की जगह क्या आएगा? क्या था भाई इनिशियल स्पीड? 90 मल्टीप्लाई साइन थीटा की जगह आएगा 18.61 और डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। तो वीडियो फिर बड़ी हो रही है यार, क्या करेंगे? मतलब कोशिश करते हैं जल्दी हो जाए। 2 मल्टीप्लाई 90 फिर मल्टीप्लाई साइन क्या है भाई ये? 18.61। तो 57.442 आया डिवाइडेड बाय 9.8। 57 आया ना, 54 क्यों लिख रहा हूँ मैं? 57.4 और भी बहुत सारे डिजिट आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय 9.8, ये आ जाएगा 5.86। और यूनिट क्या होगा? सेकंड्स। रिक्वायर्ड मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट आंसर। ये वो कम से कम वक्त है, तकरीबन 6 सेकंड बन रहा है जिसमें टारगेट हिट हो जाएगा, दुश्मन का कला काम आया, ख़ात्मा हो जाएगा। ठीक है भाई। और अगला न्यूमेरिकल क्या था? टाइम भी देखना साथ में। चल भाई ये वीडियो शो कर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से। अच्छा एक और क्वेश्चन जो हम इसी हवाले से, यार सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी अभी हमने क्वेश्चन लिखा था ना, याद है वो क्या था? आखिर में क्वेश्चन 4 जो लिखा था शॉर्ट क्वेश्चन में, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर या इफ हाइट इज 1/3 ऑफ इट्स रेंज। ये मालूम करना था। तो सोल्यूशन में क्या कह रहे हैं? छोटा सा है क्वेश्चन है, थीटा बना मालूम करना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर हाइट किसके बराबर हो? 1/3 का मतलब होता है 1/3 किसका? रेंज का।
हम ये बात जानते हैं ना कि जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट करते हैं तो ये चीज़ मैक्सिमम हाइट कहलाती है और ये चीज़ क्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक रेंज कहलाती है। और वो कह रहे हैं कि जो हाइट है मैक्सिमम हाइट, वो हाइट 1/3 है, 1/3 है रेंज के फासले के मुकाबले में। यानी अगर ये 9 मीटर है रेंज तो ये 3 मीटर होगा, ये 27 है तो ये 9 सेंटीमीटर, ये 27 मीटर है तो 9 मीटर होगा, यानी 1/3 है हाइट रेंज के मुकाबले में। तो आप बताइए किस एंगल पर फेंका है आपने, ये एंगल थीटा बताना है, किस एंगल पर फेंका कि ये कंडीशन हासिल होगी। बहुत आसान है, हाइट का फार्मूला, वो हाइट की वैल्यू, रेंज का फार्मूला, उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करके थीटा निकाल लीजिए जो पूछा है उन्होंने। तो बताइए भाई हाइट का फार्मूला क्या होता है, एक दफ़ा तो शो करना पड़ेगा ना, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का फार्मूला होता है V0 स्क्वायर अपॉन g साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है भाई, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करें इसके अंदर, आसानी शुरू हो गई। हाइट की जगह क्या आएगा बोले, V0 स्क्वायर 1/3 ऑफ रेंज, रेंज की जगह यहाँ पे आएगा V0 स्क्वायर अपॉन जी साइन ऑफ 2 थीटा। हम वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहे हैं ताकि अज़ान मगरिब शुरू हो गई है, उसका एहतराम बहुत ज़रूरी है। जी तो देखिए हमने कहाँ तक बात कर ली आपसे, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लगा दिया, यहाँ रेंज का फार्मूला लगा दिया, ठीक है, 1/3 पहले से गिवन है। अब देखिए क्या होगा, जो चीज़ें कट रही हैं साफ़ हो रही है, V0 स्क्वायर से कट जाएगा न्यूमरेटर्स में, डिनोमिनेटर में जी से साफ़ हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2, और यहाँ देखें क्या होगा 1/3 और ये साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला सब जानते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्री ने बताई है क्या, कि जो साइन 2 थीटा है डेट इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अभी ट्रिग्नोमेट्री से पता है बात, यहाँ पुट कर दें इसकी जगह। तो देखें क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/3 और साइन 2 थीटा की जगह आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब देखें क्या होगा, ये साइन थीटा जो है स्क्वायर से कट जाएगा, जैसा ये होता नहीं है एक्स स्क्वायर लिखा हो यहाँ पे एक्स लिखा हो, तो ये एक्स किससे कट जाएगा, स्क्वायर से, क्योंकि एक्स यहाँ डिवाइड में आएगा, ये साइन थीटा यहाँ डिवाइड में आएगा, साइन स्क्वायर से कट जाएगा तो एक साइन थीटा ऊपर बचेगा। तो साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, और यहाँ 2 बन रहा 2/3 और क्या रह गया बोलिए, कॉस थीटा। अब देखिए क्या होगा, इस 2 को उधर भेज दें और कॉस थीटा को यहाँ भेज दें, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा डिवाइड में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन, फिर से देख लें स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 डिवाइड में ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में 3, और कॉस थीटा मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ जाएगा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एवरीबॉडी नोज, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है आपने, tan थीटा के बराबर है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। 2 to the 4, 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, जब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है बोलिए, 1.3333 चलता रहेगा, 1 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 3 3 9, फिर सही है। थीटा को यहीं छोड़ के 10 को उधर भेज दिए तो किस में हो जाएगा, इन्वर्स में, तो 1.333 इतना चल रहा है ये, और इसका 10 इन्वर्स फिर लेना होगा, तो ले लें कैलकुलेटर से। इसका 10 इन्वर्स लें, देखें ना, शिफ्ट का बटन दबा के 10 का बटन दबा दें तो 53.13 डिग्री, तो रिक्वायर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज योर आंसर। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी जो हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट, वो उसकी रेंज का 1/3 होगी, 1/3 होगी। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वेटर लाइन वाला। एक आदमी इक्वेटर, ज़मीन पर ग्राउंड पर खड़ा हुआ है इक्वेटर लाइन पर,
तो अब बताएं उसमें कितना सेंटीमीटर अब एक्सेलरेशन या सेंटीमीटर फोर्स होगा। तो क्या आदमी घूम रहा है रस्सी से बांध के? घूम तो नहीं रहा। तो फिर कैसे उसमें एक्सेलरेशन या फोर्स आएगा, ये बात समझने वाली है या समझने से ताल्लुक़ रखती है। ओके, वो क्वेश्चन हमने शुरू में ही आपको वो बता दिया, आपने लिख लिया होगा यकीनन। अब हम सिर्फ यहाँ पे उसका डेटा बना के उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें एक दो बातें समझ लें कि जब हम कोई जिस्म दायरे में घूमता है, यानी फर्ज कर लें आर रेडियस के दायरे में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो सर्कुलर मोशन की वजह से उसमें एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है या सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में पॉइंट टू पॉइंट चेंजिंग की वजह से पैदा होता है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन मुसलसल टेंजेंट लाइन के थ्रू चेंज हो रही होती है। तो जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पैदा होता है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? हमेशा सेंटर की तरफ होती है। AC से शो करते हैं, उसका फार्मूला होता है v²/r। ये v कौन है? इसकी वेलोसिटी है जिससे वो घूम रहा होगा, लीनियर वेलोसिटी। और r कौन है? रेडियस है दायरे का। फिर दायरे एक्सेलरेशन फोर्स पैदा कर देता है। ओके, तो सेंटीमीटर फोर्स पैदा हो जाती है विच कीप्स द बॉडी टू मूव अलोंग सर्कुलर पाथ। इसका फार्मूला होता है, दो फार्मूले होते हैं न्यूटन के कानून के मुताबिक लिखें तो मास इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, m मास है बॉडी का जो घूम रही है दायरे में, या दूसरा इसको यूँ भी लिख सकते हैं m AC की जगह क्या आ जाएगा? v²/r। तो ये हो जाएगा v²/r। तो सेंटीमीटर फोर्स का ये फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो ये तब इस्तेमाल करते हैं कोई बॉडी दायरे में घूम रही हो। अब यहाँ पर एक शख्स, एक आदमी जिसका मास 80 किलोग्राम है, 80 किलोग्राम, वो जस्ट खड़ा हुआ है ज़मीन पर, एक ग्राउंड पर। कह रहे हैं कि बताइए उसमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना है। अब मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये इक्वेटर लाइन है, तो क्या मुझ में सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा? मैं तो किसी रस्सी से बंधा हुआ, या मैं तो घूम नहीं रहा किसी पार्क के खिलौने में या गाड़ियों के अंदर तो नहीं घूम रहा। जैसे आप कभी पार्क गए हो, वाटर पार्क गए हो, तो वहाँ पे गेम्स लगे हुए होते हैं वो, या डोली वाला झूला आपने झूला हो, तो चलो आप घूम रहे हैं तो आप में सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा। मैं तो जस्ट खड़ा हूँ यहाँ पे, स्टेट ऑफ रेस्ट में हूँ, तो मुझ में एक्सेलरेशन सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से आ जाएगी? जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पिन मोशन ऑफ अर्थ। जो हमारी ज़मीन है उसमें स्पिन मोशन है, उसकी वजह से हमारे अंदर एक ख़ास किस्म का सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मुझ में नहीं, आप में भी है। जो आप देख रहे हैं ना सब अपनी, आप में भी, क्योंकि हमारे मोस्टली कंट्री कहाँ पर लाई करते हैं? इक्वेटर लाइन पर लाई करते हैं। अब इक्वेटर लाइन किसे कहते हैं? ये जो हमारी ज़मीन है उसको 3 लाइनों में डिवाइड किया गया। कितनी लाइनों में? 3 लाइनों में। जो ऊपर वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और बीच वाली लाइन को कहते हैं इक्वेटर। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, बस आप इक्वेटर को समझ लें। यानी ये जो आपकी गोल ज़मीन है इसके गिर्द एक लाइन का तसव्वुर करें, उस लाइन पर मोस्टली कंट्री ऑफ द अर्थ मौजूद है। ओके, इसको इक्वेटर लाइन का नाम दिया गया है। अब इक्वेटर लाइन पर ग्राउंड पर एक शख्स मौजूद है, इसका मास 80 किलोग्राम है, उसमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या होगा? अब चूँकि ज़मीन घूम रही है तो इसका मतलब वो भी घूम रहा है लट्टों की तरह, तो उसमें भी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होना चाहिए। जो ज़मीन में होगा वही उसमें होगा, और जहाँ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है तो फिर फोर्स भी होनी चाहिए सेंटीमीटर, नहीं? तो अब देखें यहाँ पे डेटा बनाएं। क्वेश्चन में कह रहे हैं, मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ दूँ पहले, मैंने तो अभी नहीं चलाना, कुछ देर के बाद चलाना, ठीक है? ये है भाई, तो चैप्टर 3 का, चैप्टर 4 के हम कैलकुलेट द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एंड सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मालूम करें और सेंटीमीटर फोर्स मालूम करें। A ग्रेड हासिल करने वाले स्टूडेंट सिर्फ लिखते हैं AC और FC। A1 ग्रेड हासिल करने वाले तलबा लिखते हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू AC फिर क्वेश्चन मार्क, सेंटीमीटर फोर्स वर्डिंग में इज इक्वल टू FC और फिर क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप जैसा रास्ता अख्तियार करेंगे उसके मुताबिक आपके मार्क्स होंगे। लेकिन चूँकि मैं वीडियो को शॉर्ट करना है बहुत ज़्यादा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू आपसे कर सकें, इस वजह से हम उसको शॉर्ट तरीके से लिख रहे हैं। लेकिन आपको तरीका और मेथड समझा दिया, उसी को फॉलो करें कि डेटा में आप बाकायदा नाम लिखा करें नोटेशंस के साथ। आप सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की नोटेशन ऐसी है वो तो लिख दी हमने, लेकिन उसका नाम भी पूरा लिखना चाहिए असूलन, नहीं? बोर्ड हमारा छोटा है, लिखेंगे तो फिर जगह गिर जाएगी। ये बताइए, और मास, जो आदमी का मास है वो कितना दिया हुआ है? 80 किलोग्राम। और रेडियस ऑफ अर्थ जिस ज़मीन पर मौजूद है उसका भी तो एक रेडियस होगा ना, सेंटर से लेके सतह तक का फासला रेडियस ऑफ अर्थ कहलाता है। वो है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर।
ये आपके सामने डेटा आ गया, ये हो गया भाई इसका क्वेश्चन का ख्याल ख़त्म। अब सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ये आपकी समझ में यकीनन स्टोरी आ गई होगी। क्या है, ज़मीन घूम रही है तो जो रेडियस होगा, समझ गए ना उसका, जिस तरह यहाँ पे आर रेडियस आया तो ज़मीन का अपना भी एक रेडियस होगा, सेंटर से लेकर सतह तक का फासला, सरफेस ऑफ अर्थ तक का डिस्टेंस। ओके, सेंटीमीटर एक्सटेंशन का फार्मूला लगाइए। यहाँ पे अगर आप लिखें, बड़ा मशहूर जुमला है, एज वी नो डेट, क्या जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटीमीटर एक्सटेंशन का फार्मूला होता है वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर या स्पीड का अपॉन आर। आर स्मॉल आर आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ज़मीन का रेडियस कैपिटल आर से शो किया उन्होंने, इसलिए आप आर लगा दें। अब आर तो पता है, क्या नहीं पता आपको, स्पीड वी नहीं पता। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे के रोकना पड़ेगा कि किस स्पीड के साथ ज़मीन या वो शख्स घूम रहा है। जिस स्पीड से ज़मीन घूम रही है उसी स्पीड से वो शख्स भी घूम रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो वो स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड का फार्मूला भी हम जानते हैं। बहुत आसान और मज़ेदार क्वेश्चन नहीं है। आई लाइक क्वेश्चन लाइक दिस। देखें, स्पीड का फार्मूला ये होता है, या वेलोसिटी भी कहते हैं आप इसे, मैग्नीट्यूड के एतबार से स्पीड कहते हैं। क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद आ गया होगा आपको। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी कहते हैं, 1 सेकंड में तय करदा फासला स्पीड कहलाता है। अब तसव्वुर कर लें कि ज़मीन ने एक चक्कर मुकम्मल किया, जो हमारी अर्थ है उसने एक रोटेशन कंप्लीट की। जब ज़मीन एक चक्कर मुकम्मल करेगी तो वो आदमी भी एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा दायरे में, समझ लें। जब वो एक चक्कर मुकम्मल करेगा दायरे में, ज़मीन के दायरे में, तो उसको क्या बोलेंगे, फिर सरकमफेरेंस बोलेंगे। तो इसका मतलब है जो डिस्टेंस होगा एस, इसको एस से शो करते हैं ना, और टाइम को टी से। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस एस होगा वो सरकमफेरेंस के बराबर होगा, और सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। जब कोई जिसम दायरे में एक चक्कर मुकम्मल कर ले तो जो गोल रास्ता बनता है, टोटल लेंथ ऑफ सर्किल कहते हैं जिसको, सर्कुलर पाथ या दायरे की कुल गोलाई सरकमफेरेंस कहलाती है। वो 2πr के बराबर है। पाई कांस्टेंट है, आर रेडियस है। और टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, ये बात भी हम जानते हैं। जब ज़मीन एक चक्कर मुकम्मल करेगी तो जो टाइम लगता है, एवरीबॉडी, बच्चे को पता है 24 आवर्स लगते हैं। ज़मीन एक चक्कर स्पिन मोशन 24 घंटों में मुकम्मल करती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 आवर्स। याद रहे कि ये जो गेम हमने खेला है ये फॉर 1 रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है। किसके लिए है, इसको मैं लिखा नहीं, मुझे लिखना चाहिए था। फॉर 1 रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ज़मीन के एक चक्कर के लिए 1 रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, डिस्टेंस 2πr के बराबर है, टाइम 24 आवर्स। अच्छा, 24 आवर्स को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 24 घंटे में कितने, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 24 आवर्स में कितने होंगे, 24 को 3600 से मल्टीप्लाई कर दें तो टाइम सेकंड्स में आ जाएगा। ये बात भी आप बचपन मैट्रिक्स से पढ़ते चले हैं। देखिए क्या होगा, 24 × 3600 तो ये हो जाएगा 86400 सेकंड्स। इसका मतलब है कितना टाइम लगेगा ज़मीन को एक चक्कर मुकम्मल करने में, इतने सेकंड्स लगेंगे। इसको ऊपर पुट करें स्पीड वाले फार्मूले में, तो स्पीड का फार्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की जगह क्या जाएगा, बोलिए, 2πr। और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 86400। तो इस तरह से स्पीड हासिल हो जाएगी। लेकिन इस फार्मूले में हमें वी पे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। वेलोसिटी इसके लिए निकाल लेना भाई, ये नहीं भूल जाना। वी पे हमें क्या चाहिए भाई, स्क्वायर चाहिए। अब इसके 2 तरीके हैं, चले स्क्वायर ही कर लें इसमें। v इज इक्वल टू के 2πr की वैल्यू निकालें और फिर स्क्वायर कर लें। दोनों तरह से आप कर सकते हैं, आपको सहूलत हो। मैं स्क्वायर कर देता हूँ पहले, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2πr अपॉन 86400 स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर सब पर आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है बोलिए 4, पाई का स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142, उसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। और उसके बाद रेडियस पे भी स्क्वायर आएगा, रेडियस की वैल्यू क्या है 6.4 एक्सपोनेंट 6, उस पर भी क्या आ गया स्क्वायर। और अपॉन में इस पर भी स्क्वायर आएगा 86400 पे। तो आप बड़ी बड़ी रकमों से मत घबराएं, किसी ने इसको शॉर्ट तरीके से भी किया होगा वो भी कर सकते हैं। लेकिन आप जो है नहरों या तालाबों में नहीं बल्कि समंदरों में डुबकियां लगाने वाले स्टूडेंट बने, जो समंदरों में छलांग लगाते हैं और समंदरों का सीना चीरते हैं। तो इस तरह से अपने आप को उसमें दबो दें
वो फिर निकल आए कामयाबी के साथ। समझ रहे हैं बात को? हमें चाहिए वी स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया। अब सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर तो आपके पास मौजूद है ना, जब डूबने लगो तो कैलकुलेटर का सहारा ले लो। 4 × 3.142 स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर क्या है देखिए, ब्रैकेट मैंने लगा दी 6.4 एक्सपोनेंट 6 ब्रैकेट क्लोज करके, फिर इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। समझ बात? ये आ गया। फिर डिवाइडेड बाय क्या है 86400, फिर स्क्वायर का बटन दबाएं। हाँ भाई क्या आएगा 2166730.0096, ये आ गया ख़त्म। जब कैलकुलेटर है आपके पास तो फिर क्या है गम। इज दैट क्लियर? तो फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं, कैलकुलेटर ने तो फिर ज़िंदगी को आसान कर दिया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है भाई 2166730.0096। अब ये वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें इक्वेशन 1 में। मेरा ख्याल है आप स्टोरी समझ गए होंगे। हमें सेंटीमीटर एक्सीलरेशन चाहिए था, उसका फार्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। आर रेडियस है वो हमें दिया हुआ है, लेकिन वी नहीं पता था, तो उसके लिए हमने वी स्पीड का फार्मूला लगाया एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। और फिर हमने फ़र्ज़ किया कि ज़मीन ने एक स्पिन मोशन कंप्लीट कर लिया, एक रेवोल्यूशन। तो फॉर 1 रेवोल्यूशन जो वो डिस्टेंस तय करेगी सरकमफेरेंस के बराबर होगा, जो 2πr है। टाइम जो लगेगा वो 24 आवर्स लगता है ज़मीन को एक चक्कर मुकम्मल करने में। फिर उसको सेकंड में चेंज कर लिया था 3600 से मल्टीप्लाई करके। फिर इसको पुट किया अब स्पीड के फार्मूले में डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस